नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट की, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। तो काफ़ी टाइम से चर्चा में था। जो लैंडलॉर्ड्स और लैंड ओनर्स के बीच में और लैंड और जो किराएदार हैं, जो उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स रहते हैं, और देश में जिस हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों की ज़रूरत है या रेंटेड प्रॉपर्टीज़ की, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों की सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो अभी ये जो है सेंट्रल मिनिस्टर ने जो इसका ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है, पर ये जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए एक ड्राफ्ट बना के रिलीज़ किया गया है। और स्टेट्स को ये बोला गया है कि अपने अपने हिसाब से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जो है इस तरह का कुछ एक हमने प्रिंसिपल चीज़ बना रखी है। तो आप इसको जो है लोकल के हिसाब से अपना थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं और इस तरह के कानून लेके आए ताकि जो है दोनों पार्टियों की जो है हितों की रक्षा हो सके। तो हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। ये देखिए, छोटे जैसे एग्जाम्स होते हैं, छोटे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं। और आईएएस लेवल के, आरएएस लेवल के, इन पे आईएएस लेवल में बेसिकली इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो एग्जाम्स रहते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए भाई। क्योंकि अब जैसे न्यूज़ में आ रहा है, आपको एक एक जाके याद करने की जरूरत नहीं। जब न्यूज़ में आता है ना, जब आप ध्यान रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर का मिनिस्टर कौन है साहब, हरदीप सिंह पुरी है साहब, ठीक है, सरदार जी। सो ये कहते हैं कि साहब एक्ट विल प्रमोट रेंटल हाउसिंग इन द कंट्री। देखिए, कई लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से डरते हैं। देखिए, आपने भी सुना होगा कि भाई हाँ, जॉब वालों को दे दो, जो 2-1 साल में खाली करके चले जाएंगे और हमारा जो है रिन्यू हो जाएगा, कोई कब्जा करके नहीं बैठेगा। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने कई टाइम से जो 40 40 50 100 सालों से जो किराए पे रह रहे हैं, क्या किराए पे उन्होंने कोई जगह ले रखी, तो वो एक तो भाड़ा बहुत कम भरते हैं, उसको टाइमली रिवाइज किया नहीं गया, तो या तो नेग्लिजिबल भाड़ा है एक तरह से, है ना। जो रेंट जिसको बोलते हैं, भाड़े को रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, है क्या। तो एक नेग्लिजिबल बोलते हैं। कुछ लोग उसको कब्जा करके बैठ जाते हैं, ठीक है, केस लड़ते रहते हैं। और क्योंकि उनको अच्छे जो आज के दाम में बहुत हाई है, उस हिसाब से पेमेंट नहीं देते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें प्रोविजन रखा गया है। तो ये कह रहे हैं कि सब जो ये मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया हमने, लेके आए इसका ड्राफ्ट प्रपोजल, ये इसलिए लाए हैं कि ताकि जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, रेंटेड वो चीज़ जो है देश में बढ़ सके, रेंटल हाउसिंग। ताकि क्या हो, 1.1 करोड़ घर जो है खाली पड़े हैं, ठीक है, ये अवेलेबल है रेंट पे देने के लिए। और इस तरह से जो पीएम मोदी का जो विजन है कि जो 2022 तक हम सबको घर दे देंगे, तो उसमें ये सहायक होगा। क्योंकि जब जगह जगह खाली पड़ी है किसी के पास और वो चाहता है, अब लोगों को घर नहीं मिल रहा है रहने के लिए, लेकिन कई लोग हैं उनके पास 2-3 घर है और खाली पड़े हैं, तो वो चाहें तो मतलब वो अगर उनको सिक्योरिटी फील होगी, तो वो चाहेंगे कि हम जो है इस प्रॉपर्टी को जो है रेंट पे देके रेंट भी कमा लें, ठीक है। तो इसमें इस बिल के अंदर क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, और इसमें जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे वर्कआउट होंगे वो आगे कर लेगी सरकार। लेकिन मोटी मोटी बातें इसमें लिखी गई है कि भाई जो अगर थोड़ा बहुत जैसे हाउस में कोई रह रहा है किराए पे और कुछ खर्चा रहता है, तो वो खर्चा कौन वहन करेगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। सो द एक्ट एम टू ब्रिंग द ट्रस्ट डेफिसिट। तो ये क्या कर रहा है, ब्रिज कर रहा है ट्रस्ट डेफिसिट को। भाई, मकान मालिक और किराएदार के बीच में हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, ठीक है। मकान मालिक को लगता है साहब ये खाली नहीं करेंगे, मेरी प्रॉपर्टी हराजम कर जाएंगे। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देती, तो जो लैंडलॉर्ड जो किराएदार होते हैं, उनको लगता है कि लैंडलॉर्ड मेरा जो है किराया ना खा जाए, है ना, मतलब जो मेरा एडवांस दिए मैं 1 महीने 2 महीने का, वो नहीं खा जाए। तो ये सब ट्रस्ट डेफिसिट रहता है इन लोगों के बीच में, टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में। तो एक्ट का एम है इनको जो है हम ट्रस्ट डेफिसिट से ब्रिज कर सके। और उसके बाद में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हमने जो है प्रमोशन देने की कोशिश करी गई रेंटल बिजनेस में, ठीक है। इस तरह से जो है हम चाहते हैं कि स्ट्रीमलाइन हो जाए प्रोसेस ऑफ रेंटिंग, मतलब एक कॉमन गाइडलाइंस बना दी हमने कि हाँ भाई, इसके बाद दायरे के बाहर कुछ नहीं है। और जो इनमें अगर डिस्प्यूट पता होता, तो उस डिस्प्यूट का भी जो है जल्दी से निपटारा हो, इस तरह से इन्होंने प्रावधान किए हुए हैं। अब देखिए फीचर्स ऑफ मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या क्या हैं, अब हम बात करेंगे इसमें। देखिए, एक छोटा सा स्निप शॉट है इसमें, हमने ये लिखा है कि भाई क्या क्या चेंजेस जो हैं इस बिल के अंदर या इस ड्राफ्ट के अंदर जो है प्रपोज किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं,
देखिए ये वर्बल रेंट एग्रीमेंट जो होगा वो इलीगल हो जाएगा आज के बाद से, ठीक है। जो अब लोग, कई लोग छोटे जगहों पे देखते होंगे आप, वहाँ पे कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं बनता है ना। तो मतलब ठीक है, बिना एग्रीमेंट के हम लोग रख लेते हैं, बिना वेरिफिकेशन के हम लोग, लेकिन आप दिल्ली मुंबई इस तरफ बड़े शहरों में अगर आप जाओगे तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ नहीं दिखेगी, है ना। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। और इसमें जो रिड्रेसल है वो 60 दिनों के अंदर हो जाएगा, कोई डिस्प्यूट होगा तो। फिर जो है सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन बेयर हो गया, मतलब इसमें एक अलग से सेटअप करेंगे जो है, जो इसकी रिड्रेसल करेगा, ताकि जजेस को या जुडिशरी को इस बर्डन से मुक्त किया जा सके। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 मंथ होगी, रेजिडेंशियल की 6 मंथ रखी जाएगी, नॉन रेजिडेंट मैक्सिमम इतनी, मतलब 1 महीना 2 महीना रख सकता है, 1 महीना भी रख सकता है जो सिक्योरिटी है, मतलब ये रेंटेड प्रॉपर्टी की, लैंडलॉर्ड चाहे तो, अगर रेजिडेंशियल है तो। और अगर हम कमर्शियल ले रहे हैं, जैसे दुकान आपने किराए पे ली, तो 6 महीने का मैक्सिमम किराया ले सकता है वो आपसे, इससे ज़्यादा आपसे वो किराया ले नहीं सकता। और आप जो है टेनेंसी पीरियड में किसी भी टेनेंट को निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको हटा सकते हैं। 2-3 महीने का नोटिस है इसमें, है ना। तो अभी क्या है डिटेल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सेंटर हैज क्लेम दैट एमटी एक्ट विल बैलेंस द इंटरेस्ट एंड राइट। तो एक आपकी इंटरेस्ट है, यानी एक आपके चाहते हैं, आपका क्या रुचि है कि आप चाहते हैं कि साहब हम जो है हम चाहते हैं, हमारी इच्छा ये है, ठीक है, और एक आपका अधिकार है। तो इन दोनों चीज़ों में सरकार ने बैलेंस करने की कोशिश करी है टेनेंट्स और ओनर के बीच में, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज़ है अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट। तो आप, सरकार ने क्लियर गाइडलाइंस बना दी कि साहब ये गाइडलाइंस है और ये सामने है, जो है सबके लिए बराबर है, ठीक है, कोई कम ज़्यादा इसमें नहीं है। सो द एक्ट विल एनकरेज द ग्रोथ ऑफ रेंटल। अब देखिए मकान मालिक भी श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये मतलब बातें हैं मोटी मोटी, और इस पे हमको चलना है। और वर्कर्स होंगे या जो लैंडलॉर्ड या टेनेंट्स होंगे, ये लोग भी सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ग्रोथ होगी रेंटल बिजनेस की, ठीक है। तो लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है कि लॉ इज देयर, वी कैन अप्रोच द कोर्ट, है ना। एग्रीमेंट कराओ, और आप बिना एग्रीमेंट के आप मकान मत दो। तो अभी जो चल रहा है एग्रीमेंट वो ठीक है, लेकिन अब जो नए एग्रीमेंट होगा वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर द मॉडल टेनेंसी एक्ट विल प्रोवाइड ए मॉडल फॉर अर्बन एंड रूरल प्रॉपर्टीज। तो अर्बन और इसमें रूरल दोनों का प्रावधान किया गया है, ठीक है, और रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का किया गया है। तो दोनों चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। फिर हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री सेट, देखिए अभी मैंने आपको बताया था हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो बताइए कौन है। तो एमटीए, तो ये मिनिस्ट्री क्या कह रही है, मिनिस्ट्री कह रही है कि सब एक्ट जो है वो टेक पीपल फ्रॉम इनफॉर्मल टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड। तो ये जो है एक्चुअली फॉर्मल कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो लोग, जैसे क्या होता है, लोग जो है ना बताते नहीं है, मतलब इलीगली, जैसे इलीगली क्या कहना चाहें कि पैसे छुपा लेते हैं, रेंट की इनकम जो है दिखाते नहीं है पब्लिकली, या शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसमें कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, सीधा कैश ले लेते हैं। तो इस तरह से सरकार को पता नहीं चल पाता था, सरकार का भी रेवेन्यू लॉस होता है। तो इस तरह से ये जो एग्रीमेंट है ये होने से इनफॉर्मल से फॉर्मल आ जाएगा। और उसके अलावा देखो, सरकार को फायदा है और लोगों को फायदा है, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जो लॉ है वो है, तो कोई एक पार्टी अगर फॉल्ट में है तो दूसरी पार्टी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है ना। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, रेंट अथॉरिटी और ए रेंट कोड वुड बी अवेलेबल फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन। तो 60 दिन के अंदर मैंने आपको बताया रेजोल्यूशन हो जाएगा, एक रेंट कोड बनाया जाएगा, नया रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट को देना होगा, मतलब जो किराएदार है उसको 2 महीने का कम से कम, या 1 या 2 महीने, मतलब 2 महीने मैक्सिमम, से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। तो 2 महीने का रेजिडेंशियल प्रीमिसेस अगर आप किराए पे ले रहे हैं तो 2 महीने का आपको जो है एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है। और कमर्शियल के लिए 6 महीने का एडवांस दे सकते, मैक्सिमम ले सकते, इससे ज़्यादा ले सकता। और उसके बाद ये क्या, टेनेंट जो है किराएदार है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा घर ले लिया और एक कमरा आगे किराए पे खुद चढ़ा दिया, या 2 कमरे आगे किराए पे चढ़ा दिया, आप एक कमरे में रह रहे हैं, 3 कमरे का घर है, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्राइम है। Further, the act said if a landlord has fulfilled all the conditions stated in the rent agreement, giving notice period, etc., the tenant failed to vacate the premises on the expiration of period of tenancy or termination of tenancy, the landlord is entitled to double the monthly rate for 2 months and 4 times after that. अब देखिए क्या कह रहा है ये, कि जैसे आपने नोटिस वगैरह पीरियड सब दे दिया, सपोज आपको कोई जरूरत आ गई कि साहब आप है ना हमारा घर खाली कर दो, या आप हमारी दुकान खाली कर दो, हमें जरूरत है, हम आपको 1 महीने 2 महीने का नोटिस दे रहे हैं, आप प्लीज़ खाली कर दीजिए। आपने सारी जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंडीशंस है ना वो सब फुलफिल कर दी, ठीक है। आप रिटर्न में दीजिए उसको कि साहब हमने आपको बोला है साहब, है ना। लेकिन अगर वो फिर भी खाली नहीं करता है, या आपका रेंट एग्रीमेंट पूरा हो गया वो खाली नहीं करता, फर्दर उसमें रिन्यू हमने किया नहीं है,
तो अगर वो खाली नहीं करता तो लैंडलॉर्ड जो है ना, जैसे आज खत्म हुआ तो अगले मंथ से जो रेंट होगा वो डबल लेगा। पहले 2 महीने वो डबल रेंट लेगा, और अगर फिर भी नहीं खाली करता तो अगले दूसरे तीसरे महीने से वो 4 गुना रेंट ले सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप 20,000 रेंट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं अभी, तो अगर आपने टेनेंसी पीरियड खत्म हो गया और उसने नोटिस भी दे दिया आपको, तो आपको 20 की जगह 40,000 देने पड़ेंगे अगले 2 महीने के लिए। ठीक है, सो अंडर दिस एक्ट द लैंडलॉर्ड वुड गिव अ नोटिस इन द राइटिंग। देखिए क्या है, 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा बिफोर रिवाइजिंग द रेंट। अगर आप रेंट बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आप पहले 3 महीने के पहले उसको जो है रिटर्न में नोटिस दे दीजिए कि हाँ भाई हम अगले तीसरे महीने से जो है रेंट बढ़ा देंगे आपका। तो अगर आपको रहना तो रहो, नहीं तो आप खाली दूसरा अपना जगह देख लो। और ऐसा नहीं है कि आपने अभी साल भर का एग्रीमेंट किया और आप बीच में रेंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप कर सकते, बीच में अचानक से नहीं बढ़ा सकते। और एक चीज़ और है, अगर कोई डिस्प्यूट है लैंड ओनर और टेनेंट के बीच में, तो लैंड ओनर ऐसे नहीं कर सकता सब पावर सप्लाई काट दी, वाटर सप्लाई काट दी, दिस इज द अगेंस्ट द लॉ। ये तो आप बेसिक उसका ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है एक तरह से, क्योंकि आर्टिकल 21 अलाउ यू टू राइट टू लिव, है ना। तो इस तरह से आप ये चीज़ें काट के गैर कानूनी काम हो जाता है। और उसके बाद लैंड ओनर जो है कैनॉट एंटर द रेंटेड प्रीमाइसेस विदाउट 24 आवर नोटिस पीरियड टू द रिपेयर। अगर आप कोई घर में काम कराना चाहते हैं, कोई रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, कोई रिपेयर कराना चाहते हैं, तो आपको पहले 24 घंटे पहले आप उनसे परमिशन लीजिए, नोटिस पीरियड दीजिए, साहब हमें इस टाइम को ये चीज़ करानी है, आप कृपया करके हमें अपना जो व्यवस्था कीजिए, है ना। तो इस तरह से है, लैंडलॉर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर। अब देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड ही रिपेयर के रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेज अगर कुछ होता है स्ट्रक्चरल, और अंडरटेक मेजर्स लाइक वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग वॉल्स या पेंटिंग डोर्स, ये सब चीज़ें लैंडलॉर्ड करेगा, किराएदार नहीं करेगा। सब विंडो को पेंट कराना था तो उसके पैसे वो लैंडलॉर्ड देगा। अब देखिए एक्ट की जरूरत क्यों थी, ये क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए क्या होता है कि 2011 के सेंसस जब हुआ था, तब ये पाया गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा हाउस जो है खाली पड़े अर्बन एरिया में। और अर्बन एरिया में हम देखते हैं सारे लोग स्लम में रह रहे हैं, उनको घर ही नहीं मिल रही है, वो अफोर्ड नहीं कर पा, जो भी चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि साहब 1 करोड़ से ज़्यादा घर खाली पड़े हैं, और हमें जो है 1 करोड़ लोगों को हम 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ का सपोज खाली है, घर में 3-4 मेंबर है, तो 3-4 करोड़ लोग प्लेस हो जाते हैं एक घर में, अगर हम दे देते हैं तो लगभग 3-4 करोड़ लोगों को हम लोग रेंटेड हाउस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग रेंट कंट्रोल लॉज आर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ। तो इन्होंने बोला कि जो पहले के लॉ बने हुए ना एग्जिस्टिंग, जो मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे जो मतलब रेंट कंट्रोल जो लॉज होते हैं, उस चीज़ को वो इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो मतलब ऐसे लॉज हैं कि लोग डरते हैं अपनी प्रॉपर्टी को रेंट देने से, है ना। कोई दे डिस्करेज द ओनर्स, है ना, क्योंकि वो डिस्करेज कर रहे हैं ओनर्स को, क्योंकि वो जो है ओनर्स के डिसफेवर में थे, उनके खिलाफ, या वो अगर वो रेंट दे के फंस सकते हैं तो वो जनरली देते नहीं फिर इस तरह से। तो ये डिस्करेज कर रहे हैं ओनर्स को फ्रॉम रेंटिंग आउट देयर वेकेंट हाउसेज ड्यू टू फियर ऑफ नॉट गेटिंग देम बैक। अब वो सोचते हैं कि साहब अगर हमने दे दिया, सपोज करो कोई आदमी, किसी का पता नहीं चलता, देखो आज आपने दे दिया, है ना, कोई लोकल आदमी है और वो बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, कोई उसका ट्रांसफर होने वाला नहीं है, आपने रेंट दे दिया, पिछले 10 साल से आपने रेंट दे रखा है, वो खाली करने को रेडी है, आप कह रहे हो खाली कर दो, साहब कहता नहीं करूँगा, और 10 साल और बीत गए, वो उसने कब्जा कर लिया कि साहब हम तो 20 साल से रह रहे हैं, हम आपको जो है हर महीने 10% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और अगर आप 10,000 दे रहे हैं तो आज 20 साल बाद अगर 10% इंक्रीमेंट करोगे तो भी कुछ खास इंक्रीमेंट होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से पहले की जो प्रॉपर्टियाँ जो थी ना, इस तरह से लोग खाली नहीं करते थे। तो ये एक्ट जो लेके आए ना सरकारी, बहुत अच्छा है। दोनों पक्ष जो है इसमें, दोनों पक्षों के लिए बातें करी गई है, लैंडलॉर्ड के लिए भी, टेनेंट्स के लिए भी। तो इन द एब्सेंस ऑफ मॉडल लॉ, तो ऐसा कुछ मॉडल लॉ था नहीं, तो इसलिए जो इनफॉर्मल एग्रीमेंट थे विद आर्बिट्री क्लॉजेस एंड ऑफन लिटिगेशन अराइजेस ऑफ डिस्प्यूट। तो क्या होता था, लोग है ना सादे कागज पे लिख लिया, इनफॉर्मल मतलब फॉर्मली ये लोग कोर्ट के थ्रू, या जो मतलब जो कोर्ट के बाहर जो नोटरी बैठ रहते हैं उनके थ्रू ना करा के ऐसे ही उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है साहब अपन ऐसे कर लेते हैं, वर्बल एग्रीमेंट कर लिया या कुछ भी तरह से, और इसमें अपने आर्बिट्री क्लॉज डाल दिया, लैंडलॉर्ड ने कुछ भी बोल दिया, सब मानना पड़ेगा आपको, तो या जो टेनेंट है वो माशाल्लाह उसने कब्जा कर लिया है कुछ और इस तरह से हरकत करती। तो इस तरह से कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, है ना। तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं कोर्ट में, और मामला चलता रहता है 20-25 साल, कुछ होता नहीं है, तो प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है, तो जो लैंडलॉर्ड होता है उसको नुकसान रहता है ना। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि सब टेनेंट और ओनर आर ऑफन फाउंड एट द रॉन्ग एंड ऑफ बार्गेन इन एन इनफॉर्मली ड्राफ्टेड गवर्नमेंट एग्रीमेंट। तो अगर आप इनफॉर्मली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट पे अगर घर ले रहे हैं तो आप में से किसी को भी नुकसान हो सकता है ना, ये ऐसा पाया गया है।
अब देखिए क्या कह रहे हैं लॉ क्या कहता है, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी है रेंट कंट्रोल लॉज आर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ रेंटल हाउसिंग एंड डिस्करेज ओनर फ्रॉम रेंटिंग देयर वेकेंट हाउस विद द फियर ऑफ रिपोजेशन, कि भाई हमें वापस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, हर आदमी को डर रहता है अपने घर देने से पहले। तो इसीलिए वो जनरली ना लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग तो ट्रांसफर वाले को देंगे, जॉब वाले को देंगे, ताकि उसकी जॉब ट्रांसफर हो जाए तो हमारा घर खाली अपने आप हो जाएगा। सो वन ऑफ द पोटेंशियल मेजर टू अनलॉक द वेकेंट हाउस इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो है हम जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आए, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी सिस्टम के अंदर, कुछ बैलेंस होएगा इंटरेस्ट के, तो ये सब जो है रेंटिंग बिजनेस को और बढ़ाएगा, ठीक है। सो स्टेट कैन अडॉप्ट द न्यू लॉ एक्ट एज इट बाय फ्रेश लेजिस्लेशन। तो अब हर स्टेट जो है मॉडल एक्ट बना दिया सरकार ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट ने। अब जो ये है जो फ्रेश लेजिस्लेशन, जैसे राजस्थान है, एमपी है या महाराष्ट्र है, तो ये लोग अपने अपने हिसाब से अपना लॉ लेके आ सकते हैं, अपना लेजिस्लेशन लेके आ सकते हैं, इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। सरकार ने एक बना के दे दिया इनको, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब ये अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला सब्जेक्ट है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट है रेंटिंग वाला। तो एज दे कैन अमेंड देयर एग्जिस्टिंग रेंट एक्ट सुटेबली, तो अब हर स्टेट अपने हिसाब से अपने एग्जिस्ट मतलब, अब देखो घर में सपोज करो एक पिताजी हैं, पिताजी ने कहा साहब ये प्रिंसिपल हैं जीवन को जीने के, है ना, अपने बच्चों को शिक्षाएं दी उन्होंने कि भाई ये मेजर प्रिंसिपल्स हैं, आपको इन प्रिंसिपल्स पे रहना, आपको अच्छा काम करना, देश का अच्छा नागरिक बनना है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे। ऐसा नहीं कि जैसे सपोज करो जो फादर है वो बिजनेसमैन है बहुत बड़े, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सब अच्छे बिजनेसमैन बने और उसी तरह से फॉलो करें। हो सकता है कोई डॉक्टर बन जाए और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर ले, हो सकता है कोई जुडिशियल में चल जाए और उनके प्रिंसिपल को फॉलो कर ले। तो इसी तरह से ये सरकार ने कानून बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बना दिया। अब हर स्टेट अपने अपने लोकल के हिसाब से, लोकल में क्या लॉज चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उस हिसाब से वो अमेंड करके उसको चेंज करके नई जो थोड़ा बहुत चेंजेस करके इस तरह का अपना सकते हैं, है ना। ये सरकार ने एक उनको प्रोविजन दे दिया, कि एक ऑप्शन दे दिया हम अपने आपको। सो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव एमओयूज साइंड विद द सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन विच हैज दिस प्रोविजन। तो ये जो है इस तरह का एक एमओयू साइन हो रखा है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत, कि जो है हम जो है रेंट एग्रीमेंट्स के रेंट के चेंज करेंगे, रेंट लॉस जो हैं, और 1 करोड़ जो देश में घर खाली पड़े हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, तो हम उनको रेंटिंग बिजनेस में लेके आने की कोशिश करेंगे। सो हाउ वाज दिस कंसेप्ट, किस तरह से चला ये 2005 से 15 से इसकी शुरुआत हो रखी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि सब 2022 तक हमारा मिशन है कि हम जो है सबको घर देंगे रहने के लिए। तो ये 2015 में लॉन्च हुआ, तो इट वाज डिसाइडेड 20% ऑफ द 2 करोड़ हाउसेस दैट वर टू बी क्रिएटेड शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर रेंट। तो इन्होंने कहा देखो साहब कि कई लोगों का जो जॉब है तो वो ट्रांसफरेबल है, तो उनको एक जगह अगर हम घर बना के देंगे तो ऐसा कुछ उनका होगा नहीं, क्योंकि वो अलग अलग जगह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो हम 2 करोड़ घर बनाना चाहते हैं, सरकार ने लक्ष्य रखा था 2 करोड़ घर बनाने का, तो उन्होंने कहा जब 2 करोड़ हम घर बनाना चाहते हैं तो उसमें से जो 20% घर हैं, है ना, तो 1 करोड़ का 20% 20 लाख घर हो गया, है ना, और 2 करोड़ का 40 लाख हो गया। तो 2 करोड़ में से 40 लाख जो घर हैं हम एक्सक्लूसिवली रेंट के लिए बनाएंगे, ठीक है। ये चीज उस टाइम डिसाइड करी गई थी। तो ये 2013 की एक रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पे ये इन्होंने ये जो है ये चीज डिसाइड करी थी, विच हैज एन अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस, मतलब अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस बनाना। देखिए यहाँ पे अफोर्डेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबल मतलब ऐसा नहीं कि साहब आलिशान बना दिया, उसका किराया आपने कर दिया सब 20 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीने का, तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो अफोर्डेबल इसमें बनाना है, ठीक है, ताकि हर आदमी, हर जो जॉब वाला आदमी है वो भी इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। सो एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ अंडर प्रिविलेज एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, तो ये जो चीजें हैं ये क्या करेगी, ये अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं या इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो हम चाहते हैं कि हम सबका विकास हो, साथ में सबका साथ सबका विकास, बेसिकली जो एक आइडिया दिया था मोदी जी ने, तो इस तरह से ये उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। द एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी इवन क्लियर्ड एन आउटले ऑफ रुपीज 6,000 करोड़ फॉर रेंटल कंपोनेंट इन, तो 6,000 करोड़ का अलग से इसमें बजट रखा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर, कि रेंटल के लिए हम जो है इसमें ये अलग से प्रावधान है। तो सेंटर वुड बियर 75, तो इसमें है कि 75% जो पैसा होगा वो सेंटर बियर करेगा टू क्रिएट हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग स्टॉक्स। अब जैसे सपोज करो राजस्थान है, जयपुर अजमेर है, या कोई जोधपुर है, या बीकानेर है, या बाड़मेर है, या सपोज करो एमपी है, या कोई भी स्टेट ले लो, भोपाल,
इंदौर या कुछ भी ले लो आप, है ना। तो वहाँ पे जो भी जितने भी घर बनने हैं उसमें का जो भी पैसा लग रहा है रेंटल जो घर है उनके 75% एक्सपेंसेस को यहाँ पे सेंटर बियर करेगा, बाकी जो 25% पैसा बचेगा उनको स्टेट, यूएलबी, ये सब एनजीओ, ये सब सीएसआर एक्टिविटी, सीएसआर एक्टिविटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे कोई टाटा इन्फोसिस है या कोई और कंपनी है जिसने जो देश के जो खनिज पदार्थ निकाल रही है, कुछ भी काम कर रही है, तो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है या जो बड़ी बड़ी पीएसयूज होती हैं, ये लोग क्या करते हैं कि मतलब इन लोगों का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, तो 1 या 2% जो होता है ये प्रॉफिट का जो है मतलब सोसाइटी को वापस देते हैं, मतलब एक सीएसआर फंड में देते हैं। तो इस तरह से सीएसआर फंड के थ्रू भी हम इसको 25% पैसे को हम कलेक्ट कर सकते हैं ना। तो अब इससे बेनिफिट किसको होगा देखो, तो मिनिस्ट्री ने जो स्टडी करी उसके हिसाब से जो रेंटल हाउसिंग है ये एक प्रिफर्ड ऑप्शन है ना, फॉर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी लाइक माइग्रेंट लेबर, वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स। तो देखिए आप बाहर जाते हैं पढ़ने, आपका सिलेक्शन हो जाता है कॉलेज में, स्कूल में, आप बाहर जाते हैं तो आप वहाँ 2-3-4 साल के लिए जाएंगे, तो आप परमानेंट तो रहने वाले नहीं है, तो आपको सबसे पहले जरूरत होगी घर की, और घर कैसा, रेंटेड वाला। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, फिर जो आप जॉब्स कर रहे हैं, तो जैसे आप बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, आज अचानक से आपका पैकेज बढ़ गया, आपने बोला सर, कंपनी वालों ने बोला कि सर आप पुणे आ जाओ, तो आपने बैंगलोर छोड़ के पुणे चले गए। अब ऐसा तो नहीं कि आप बैंगलोर में घर खरीद लोगे फिर जाकर पुणे में घर खरीदोगे या उसको बेच के वहाँ खरीदोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो वहाँ पे क्या करोगे, आप एक परमानेंट घर बना सकते हो, लेकिन आपको अगर शिफ्टिंग जॉब है आपकी, तो आपको रेंटेड हाउस ही लेने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल और माइग्रेंट लेबर्स, देखिए दिल्ली में आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस के टाइम में लेबर्स की काफ़ी, जो लोग बिहार यूपी से आए थे और वापस गए थे, तो माइग्रेंट लेबर्स जो हैं बड़े शहर में काम करने आते हैं गाँव से, तो ये लोग जब वापस गांव चले जाते हैं तो यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आते हैं, या जितने भी टाइम रहते हैं, तो ये ऐसा घर नहीं बना सकते यहाँ पे, ये लोग उनका घर वहीं गांव में ही है, ये सिर्फ काम करने पैसा कमाने आता है, तो यहाँ पे इनको रेंटेड हाउस की जरूरत होती है। तो इसीलिए रेंटल हाउस जो है प्रेफर्ड ऑप्शन है डिफरेंट सेगमेंट, तो इन लोगों को ये बेनिफिट करेगा। सो आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये इसके जब एनफोर्समेंट करेंगे, इसे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे आपने एक लॉ बनाया अच्छा बनाया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो जब आप इस एक्ट को एनफोर्समेंट करोगे, no person shall let or take on rent any premises except by an agreement in writing। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी आदमी जो है ना, बिना एग्रीमेंट के कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं ले सकता या दे नहीं सकता, ठीक है, ये इस चीज में क्लियर हो चुका है। सो रिपील ऑफ द लोकल रेंट कंट्रोल एक्ट हैज बीन पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू इन सिटीज विद हाई वैल्यू रेंट मार्केट। तो देखिए जो एग्जिस्टिंग लोकल रेंट कंट्रोल एक्ट्स हैं, जैसे दिल्ली जैसी सिटी है, बॉम्बे जैसी सिटी है, या कोई मेट्रो सिटी है जिसमें बहुत हाई वैल्यू रेंट्स हैं, तो वहां पे ये चीजें जो है ना थोड़ी सी पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाएगी, ठीक है। लाइक जैसे साउथ मुंबई का एग्जांपल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ओल्ड प्रॉपर्टीज इन प्राइम लोकेशन हैव बीन ऑक्यूपाइड। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ लोग है ना जो कब्जा करके बैठ गए और बिल्कुल नेग्लिजिबल रेंट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात लिख भी दी है इन्होंने, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए साउथ मुंबई में आप जाओगे ना तो बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है, लेकिन आप देखोगे वहाँ पे जो रेंट्स है ना बहुत बहुत कम रेंट दे हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल टेनेंट जो है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू हो सकता है, क्योंकि वोट बैंक बचाने के चक्कर में सरकार वहाँ पे करेगी नहीं करेगी, ये बहुत देखने वाली बात होगी। सो मॉडल एक्ट हैज बीन मेकिंग, तो 2015 से ये बात चल रही है कि इसको बनाया जाएगा, तो न्यू एक्ट विल बी एप्लीकेबली प्रोस्पेक्टिवली। तो प्रोस्पेक्टिवली हो गया मतलब आगे के हिस्से होगा, ये पहले वाले जो ऑलरेडी बने हुए हैं या ऑलरेडी जो चल रहे हैं ना रेंट एग्रीमेंट, उसमें इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग टेनेंसी। तो अब जो आगे जो आप किराया दोगे अगले महीने से या अगले साल से या अगले सेशन से, जो भी होगा, नया जो किराएदार है पुराने किराए को रिन्यू करोगे, तो नए वाला जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए है। अब ये पहले वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा नया वाला जो एक्ट है। सो रेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ टेनेंसी टू बी फिक्स्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट, है ना। तो रेंट क्या होगा और ड्यूरेशन कितना, साल, 2 साल, 5 साल या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी है XYZ, वो दोनों ओनर या टेनेंट जो है मिलकर रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा। तो हु विल बी न्यू फॉर टेनेंट्स एंड ओनर ऑफ, व्हाट विल बी न्यू, तो क्या न्यू है टेनेंट्स के लिए और प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए। तो देखिए लॉ एनविसाइजेस ए डेडिकेटेड रोबस्ट रिड्रेसल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एक बढ़िया रोबस्ट जो है रिड्रेसल, मतलब कि जो कुछ खराब हो गया उसको वापस रिड्रेस कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो इस तरह से एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो ताकि रेंट डिस्प्यूट जो एग्रीमेंट डिस्प्यूट है ये कम हो, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसमें बनाया गया है। इसके अंदर जो है रेंट कोड या रेंट अथॉरिटी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, रेंट कोड या रेंट अथॉरिटी बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए रेंट ट्रिब्यूनल, ये सब फास्ट ट्रैक सोल्यूशन होंगे, है ना, ये फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट सोल्यूशन होंगे। अब देखिए डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट, तो ये 60 दिन के अंदर आपको डिस्पोजल करना पड़ेगा जो भी मैटर होगा,
ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब जो भी इसमें ज़्यादा डिले नहीं होना और इसमें जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं किया था कि जुडिशरी से इस बर्डन से मुक्त किया जा सके। सो देयर इज नो मॉनेटरी सीलिंग लिमिट अंडर द न्यू लॉ। यहाँ पे कोई ऐसा कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है कि इतने क्लेम होगा तब इसमें जाओ या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। विच इनेबल पार्टी टू नेगोशिएट एंड एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स, है ना। तो इस तरह की कोई मेन, तो व्हाइल दिस इज द केस even now in many old properties let out under archaic rent law act such selling have forced landlord to be stuck with outdated rent amounts। तो देखिए पहले एक ऐसे कुछ लॉस थे जिसमें मॉनेटरी लिमिट्स होती थी कि इतने लिमिट से आप ऊपर आओगे या इतने नीचे आओगे तो ये आप कर सकते हो। ऐसा कुछ इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इससे क्या होगा, पार्टीज जो होंगी दोनों वो मिल बैठ के एग्रीमेंट करके इसको नेगोशिएट कर सकती है। नाउ दिस लॉ विल गिव कॉन्फिडेंस, तो ये लैंडलॉर्ड्स को भी कॉन्फिडेंस देगा टू लेट आउट टू रेंट देयर वेकेंट प्रीमिसेस। तो अगर जैसे आप 2 फ्लोर का घर बनाया आपने, एक फ्लोर आपका खाली पड़ा हुआ है, तो आप उस फ्लोर को आप किराए पे देके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और अपना जो इसमें मेंटेनेंस चार्ज है, मेंटेनेंस का जो खर्चा रहेगा वो भी आपका कम हो जाएगा घर का, ठीक है। खाली पड़ा हुआ जो घर होगा उसका मेंटेनेंस हमेशा ज़्यादा आता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा इसमें और लोकल लैंग्वेजेस के में भी अवेलेबल होगा, स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेजेस है उसमें भी अवेलेबल होगा। तो द रेंट अथॉरिटी विल कीप अ टैब ऑन दिस एग्रीमेंट। तो रेंट अथॉरिटी जो होगी ये सब इनका मुआयना करती रहेगी और जो ये है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनेंट जो है इसमें क्लियरली बताए जाएंगे ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। मतलब इसमें जो है ना, मेरे हिसाब से पहला मुझे लगता है सरकारी याद है कि पहला ही कदम ये हो कि सब एकदम जो है क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाएगी और जो भी है पहले आप जो इसमें है अवॉइड करने की कोशिश करी जा रही है, मतलब कोई जैसे डिस्प्यूट पैदा ही ना हो, और हो तो हमने एक अलग से अथॉरिटी बना रखी है। आप जाइए, आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 दिन के अंदर मामला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वर्बल एग्रीमेंट विल बी आउट ऑफ फ्यूचर। तो ये अगर आप वर्बल एग्रीमेंट करा रहे हैं तो ये आपका मायने नहीं, मतलब कोई इसमें वो नहीं है। अब जो आगे आप वर्बल एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द टेनेंट विल कंटिन्यू टू पे द रेंट। अच्छा, कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो भी टेनेंट को जितना आपने रेट डिसाइड किया हुआ, लैंड जो पैसे डिसाइड किए हुए उतना तो रेंट देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप सबलेटिंग अगर आप करना चाहते हैं प्रीमिसेस की, मतलब जैसे सपोज करो आपने कोई एक बड़ी जगह ले लिया, अब आपको लग रहा है किराया, तो मैं छोटा सा जो एरिया ना ये मेरे फ्री पड़ा है, मैं किसी और को किराया, तो आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा लैंडलॉर्ड का। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते और कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते पूरे बिल्डिंग के अंदर आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट हैं तो आपको दोनों चीज़ ध्यान होनी चाहिए। सो विच प्रैक्टिसेस आर इंस्टेंट इन द एक्ट। अब देखिए, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में कि 2 महीने का रेजिडेंशियल के लिए और शुड बी मिनिमम ऑफ 1 मंथ फॉर नॉन रेजिडेंशियल। तो देखिए मिनिमम 1 मंथ हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने हो सकता है नॉन रेजिडेंशियल या कमर्शियल के लिए। और काइंड ऑफ रिपेयर जो किस तरह से होगी, वो ईच पार्टी कौन सी क्या काम कराएगी वो भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। अगर वो नहीं देता है तो अगर लैंडलॉर्ड है, अगर सपोज करो ये रिपेयर वाली या कुछ भी चीज़ की अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर टेनेंट की है और टेनेंट नहीं करा रहा है, सर पैसे उसको देने पड़े लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड जो है उसके जो सिक्योरिटी मनी दे रखी है उसमें से काट लेगा। और अगर जो टेनेंट है उसने करा दिया और लैंडलॉर्ड ने पैसे नहीं दिए तो वो जाता है वो मतलब जो है उसके रेंट से अगले महीने के रेंट से काट सकता है या इसी महीने के रेंट से काट सकता है, जैसा भी पॉसिबल हो, ठीक है। तो अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो नो आर्बिट्री इविक्शन, तो ऐसे नहीं है कि आप किसी को एकदम से उठा के फेंक दो या एकदम से कह दो कि सब बाहर निकल जाओ, तो इस तरह से हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ अकॉर्डिंग जैसे प्रोविजन इसमें लिखे गए हैं एक्ट में उसी हिसाब से आप जो है एविक्शन कर सकते हैं। तो रेंट कोर्ट कैन अलाउ रीपोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय लैंडलॉर्ड इफ द टेनेंट मिसयूज। अच्छा, अगर कोई टेनेंट है अगर मिसयूज कर रहा है प्रीमिसेस का, सपोज करो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और उसको पता लग गया लैंडलॉर्ड को, तो या फिर लैंडलॉर्ड ने एक नोटिस दे दिया कि साहब आप खाली कर दीजिए, फिर वो खाली नहीं कर रहा है, तो अगर लैंडलॉर्ड ने अपना वो करा है जो उसको करना चाहिए, उसके बाद भी अगर खाली नहीं कर रहा है तो कोर्ट जो है इसको रेंट कोर्ट जो है इसको खाली करा के लैंड ओनर को दे देगी। तो ये बहुत सी चीज़ है लैंड ओनर के लिए, उनको एक बहुत बड़ी दिमाग में टेंशन रहती थी। उसके बाद अगर मिसयूज हो रहा है एज डिफाइंड इंक्लूड पब्लिक न्यूज़, अगर आप जैसे सपोज करो आपकी फ्लैट है, आपने उसको किराए पे दिया, अब जो आपके बहुत अच्छे संबंध हैं ऊपर नीचे से पूरी सोसाइटी से, लेकिन आपने दिया, आपके टेनेंट ऐसे आए कि वो बहुत शोर मचा रहे हैं, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं कहीं, है ना, या इमोरल या इलीगल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, सपोज करो लिकर ला रहे हैं, या मतलब लिकर तो लीगल है नहीं, लेकिन जैसे इस तरह से कोई ड्रग्स वग्स का काम कर रहे हैं, तो आप चाहें तो उनको खाली करा सकते हैं। सो इफ टेनेंट रिफ्यूजेस टू वेकेट, अगर टेनेंट नहीं खाली करता है तो आप जो है डबल पैसा लेंगे 2 महीने को, उसके बाद तीसरे महीने से आप 4 गुना पैसा लेंगे।
अच्छा, इन केस ऑफ फोर्स मेजर इवेंट, मतलब कोई इस तरह का इवेंट आ गया, फोर्स मेजर का मतलब होता है कि इस तरह की कोई सर्कमस्टेंसेस आ गए जिससे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सपोज करो कोविड-19 की चल रही है, बाहर लॉकडाउन लग गया, अब आप कहते हो सब खाली करो, अब वो खाली करके जाएगा अचानक से, ऐसे तो होगा नहीं। तो इसको बोलेंगे फोर्स मेजर इवेंट है। तो इस तरह का कोई इवेंट आया तो लैंडलॉर्ड शुड अलाउ द टेनेंट टू कंटिन्यू द पोजीशन टिल द पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ सच। अच्छा, अब जैसे अगर कोई ऐसा आया, आप सपोज करो कोविड-19 आ गया, अचानक से लॉकडाउन लग गया, आप ऐसा नहीं कि आप उसको बोलो सब खाली कर दो, कर ही नहीं सकता। तो उसको जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो या जब तक चीज़ें नॉर्मल ना हो सरकार के हिसाब से, तो आप उसको उसके बाद 1 महीने का टाइम और देंगे। जब सब ठीक हो जाएगा उसको 1 महीने का टाइम और देंगे, उसके बाद वो खाली करा सकते हैं आप उसको। और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी बातें मुख्य बातें थी इसकी। तो आप अपना देखिए, आप क्या सोचते हैं इस एक्ट के बारे में, इस ड्राफ्ट के बारे में, और इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या इसकी अच्छी बातें, क्या इसकी गलत बातें हैं, ये बातें मैं जानना चाहूँगा। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये चीज़ जान रहे हैं, और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए कि आपके आसपास में जो भी कोई जैसे रेंट पे रह रहा है या कोई लैंडलॉर्ड है, उसको भी ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और आप क्या सोचते हैं इस एक्ट के बारे में, इस ड्राफ्ट के बारे में, कृपया अपने कमेंट में बताइए। थैंक यू।